नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। कुछ ही दिनों में देश में लोकसभा के चुनाव शुरू हो जाएंगे और आप सबके मन में आज एक ही प्रश्न होगा कि क्या इस चुनाव में बीजेपी वाकई 370 सीटें जीत रही है और क्या एनडीए 400 के पार जाएगा। और इन्हीं प्रश्नों का जवाब देने के लिए आज हम आपको देश का सबसे बड़ा चुनावी सर्वे दिखाएंगे और यह बताएंगे कि अगर आज लोकसभा चुनाव हो जाएं तो देश का मिजाज क्या कहता है, लोगों का मूड क्या है, भारत का मूड क्या है। इस सर्वे के नतीजे आज मेरे हाथ में हैं और इसे देखकर पूरी कहानी साफ साफ स्पष्ट हो जाती है। पहली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार तीसरी बार लोकसभा का चुनाव जीत रहे हैं, इसलिए विपक्षी पार्टियां जो सपना देख रही हैं वो आज इस सर्वे के बाद टूट जाएगा। लेकिन बीजेपी 370 सीटों का आंकड़ा कम से कम आज की डेट में तो नहीं छू रही है। इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी लगभग उतनी ही सीटें जीत रही है जितनी उसने 2019 के लोकसभा चुनाव में जीती थी। इसका मतलब यह है कि राम मंदिर की वजह से बीजेपी की सीटों में कोई तूफानी वृद्धि दिखाई नहीं दे रही और ना ही राम मंदिर की वजह से, यानी राम मंदिर का बहिष्कार करने की वजह से, राम मंदिर की आलोचना करने की वजह से विपक्षी दलों की सीटें घट रही है। 2019 के मुकाबले कांग्रेस को लगभग 37% सीटें ज्यादा मिल रही हैं और सबसे दिलचस्प बात यह है कि महाराष्ट्र में शिवसेना हाथ से निकल जाने के बाद भी उद्धव ठाकरे की नई पार्टी एकनाथ शिंदे की शिवसेना से बेहतर प्रदर्शन कर रही है और शरद पवार की पार्टी भी अजीत पवार की एनसीपी से आगे निकल रही है। और आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल का जवाब भी आपको देंगे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के इतिहास में अब तक के सबसे सफल प्रधानमंत्री हैं। देश की जनता इसके बारे में क्या कहती है, आज आपको यह भी बताएंगे। तो अगला 1 घंटा आप आज इस सर्वे को हमारे साथ ध्यान से देखिए। इस सर्वे के आंकड़े आपको दिखाएंगे और साथ ही साथ उनका विश्लेषण भी आपके लिए हम करते चलेंगे। तो लोकसभा चुनाव तो अभी कुछ समय के बाद होंगे, लेकिन मूड क्या है देश का वो आपको आज ही पता चल जाएगा। लेकिन आज की सबसे बड़ी और सबसे चौंकाने वाली खबर यह है कि लोकसभा के चुनाव में बीजेपी की 370 सीटें और एनडीए की 400 सीटें फिलहाल आती हुई नजर नहीं आ रही हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है क्योंकि आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में कहा था कि बीजेपी को 370 सीटें मिलेंगी और एनडीए 400 के पार जाएगा, लेकिन हमारे सर्वे में यह दिखाई नहीं दे रहा। इंडिया टुडे के मूड ऑफ द नेशन सर्वे के मुताबिक अगर इस समय देश में लोकसभा के चुनाव हुए तो बीजेपी को 304 सीटें मिलेंगी और एनडीए को मिलाकर, सब कुछ मिलाकर 335 सीटों पर जीत मिलेगी और पिछले चुनावों की तुलना में बीजेपी की सीटों में सिर्फ 0.33% की वृद्धि होगी, या अगर आप सीटों के हिसाब से बात करें तो सिर्फ 1 सीट की वृद्धि बीजेपी की हो रही है पिछले चुनाव के मुकाबले। पहले 303 सीटें जीती थी, इस बार बीजेपी 304 सीटें जीत रही है, जबकि एनडीए की सीटें 2019 के मुकाबले 4.8% कम हो रही हैं। तो बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी निश्चित तौर पर वापस लौट रहे हैं, उनका तीसरा कार्यकाल निश्चित तौर पर वापस आ रहा है। उनकी हैट्रिक जरूर होगी, जो वो कह रहे हैं कि उनका तीसरा कार्यकाल शुरू हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। वो चुनाव जीत रहे हैं, अगली सरकार भी मोदी सरकार ही बनने वाली है, लेकिन 370 सीटें बीजेपी को नहीं मिल रही हैं। बीजेपी को आज की स्थिति में देखते हुए अगर आज चुनाव हो जाए तो 304 सीटें मिल रही हैं और एनडीए को 335 सीटें मिल रही हैं, यानी एनडीए भी 400 के पार नहीं जा रहा है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 303 सीटें मिली थी और एनडीए को 2019 में 352 सीटें मिली थी और वो चुनाव पुलवामा के आतंकवादी हमले के बाद हुए थे। तो 2019 की टैली आप देख लीजिए, ये 2019 की टैली आपके सामने है। बीजेपी 303, एनडीए 352। और थोड़ी देर पहले मैं आपको दूसरी टैली दिखाता हूं जो आज की टैली आ रही है। आज की टैली सिर्फ बीजेपी को 1 सीट ज्यादा दे रही है पिछले चुनाव के मुकाबले। बीजेपी 304, लेकिन एनडीए की जो सीटें हैं वो पहले के मुकाबले कम हो रही हैं। बीजेपी पहले के मुकाबले 1 सीट ज्यादा जीत रही है, लेकिन पूरा जो गठबंधन है एनडीए का वो पहले के मुकाबले कम सीटें इस बार जीत रहा है और 400 पार जाने का तो कोई सवाल इस समय दिखाई नहीं दे रहा।
लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में अयोध्या में राम मंदिर का जो है, अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद होने वाला यह पहला चुनाव है। देखिए निर्णायक और बहुत दिलचस्प चुनाव क्यों है, क्योंकि राम मंदिर के बाद यह पहला लोकसभा चुनाव होगा। तो क्या राम मंदिर का इस चुनाव पर असर नहीं पड़ेगा? इसके बावजूद कि बीजेपी ने और नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर बनवा दिया, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा करा दी, इसके बावजूद बीजेपी को इस लोकसभा चुनाव में राम मंदिर का कोई खास लाभ मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर किसी पार्टी को कोई फायदा हो रहा है तो वो पार्टी है कांग्रेस, जिसने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का बहिष्कार किया था। तो अगर एक बहुत बड़ी गलतफहमी आज देश की दूर हो रही है, अगर इस सर्वे की हम बात करें तो पहला ये कि राम मंदिर से बीजेपी को कोई खास सीटों की दृष्टि से फायदा नहीं हो रहा और कांग्रेस को राम मंदिर का बहिष्कार करने की वजह से, प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार करने की वजह से कोई खास नुकसान भी नहीं हो रहा। अगर आज लोकसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस को 71 सीटें इस बार मिल सकती है, जबकि पिछली बार कांग्रेस को 52 सीटें मिली थी। यानी कांग्रेस पार्टी को पिछली बार से 19 सीटें ज्यादा इस बार मिल सकती हैं। और इससे आप यह समझ सकते हैं कि राम मंदिर के निर्माण से बीजेपी को भी कोई खास लाभ नहीं हो रहा, लेकिन राम मंदिर का विरोध करने से कांग्रेस पार्टी को नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही हो रहा है। इससे भी बड़ी बात यह है कि जहां एनडीए की सीटें पिछली बार के मुकाबले 4.8% कम हो सकती हैं, वहीं विपक्ष के इंडिया गठबंधन की सीटों में इस बार अच्छी खासी वृद्धि होने का अनुमान दिखता है। हमारे सर्वे में एनडीए को 335 सीटें और इंडिया गठबंधन को 166 सीटें मिलने का अनुमान है और दोनों गठबंधन के बीच इस बार लगभग 6% वोटों का अंतर रह सकता है। एनडीए को इस बार 44.4% और इंडिया गठबंधन को 38.3% वोट मिल सकते हैं और अन्य को 17.3% वोट मिलने का अनुमान है। तो अगर वोट शेयर की बात करें तो वोट शेयर मैंने आपको बता दिया। सीटों की अगर आप बात करें तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण आकलन इस समय आपके सामने है। अगर आज चुनाव होता है तो एनडीए को 335 सीटें मिलती हैं और इंडिया गठबंधन को 166 सीटें मिलती हैं, ये देखिए, और अन्य को 42 सीटें मिलती हैं। अन्य में कौन कौन है वो भी आपको बताता हूं। अन्य में आते हैं कई बड़ी पार्टियां हैं जो अन्य में है, जो दोनों गठबंधन का हिस्सा नहीं है, जैसे नवीन पटनायक, मायावती की बीएसपी, वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी की पार्टी और एन चंद्रबाबू नायडू जैसे बड़े नेताओं की पार्टियां अन्य में आती हैं, जो ना तो एनडीए के साथ हैं और ना ही इंडिया गठबंधन के साथ हैं। कम से कम आज तो नहीं है, अगले कुछ दिनों में अगर इनमें से कोई एनडीए या इंडिया गठबंधन में मिल जाए तो बात अलग है। और इन पार्टियों को 17% से ज्यादा वोट मिलने का अनुमान है, यानी वो पार्टियां जो दोनों ही गठबंधन का हिस्सा नहीं है 17% वोट ले रही हैं। और ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये वोट इतने हैं कि ये सत्ता के समीकरण को बदलने की भी ताकत रखते हैं। तो वोट शेयर आपकी स्क्रीन पर है। एनडीए 44.4, इंडिया गठबंधन 38.3 और अन्य दल 17.3% वोट शेयर के साथ हैं। ये टॉप 3 जो वोट शेयर हैं अलग अलग पार्टियों के, गठबंधनों के, वो आपके सामने हैं। और शायद इसीलिए आज आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू ने गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। और यह मुलाकात इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे सर्वे में आंध्र प्रदेश में टीडीपी को इस बार 17 सीटें मिलने का अनुमान है। और अगर टीडीपी का बीजेपी के साथ गठबंधन हो गया तो फिर एनडीए को 335 नहीं बल्कि 352 सीटें कम से कम इस बार के लोकसभा चुनाव में मिल जाएंगी, अगर टीडीपी मिल जाती है तो। और देखिए इस बार अगर आप देखेंगे आंध्र प्रदेश में टीडीपी 17 सीटें जीत रही है और टीडीपी को 14 सीटों का नुकसान हो रहा, फायदा हो रहा है, माफ कीजिएगा, टीडीपी को, चंद्रबाबू नायडू को 14 सीटों का फायदा हो रहा है। इसका मतलब हवा उनकी बह रही है इस समय। और जनता की सहानुभूति, क्योंकि उन्हें अभी जेल में डाल दिया गया था, उनके साथ जनता की सहानुभूति दिखाई दे रही है। और वाईएसआर सीपी जो पार्टी है उसे 8 सीटें मिल रही हैं और 14 सीटों का उसे नुकसान हो रहा है जगन रेड्डी की पार्टी को। अब आप यह देखिए कि बीजेपी का प्लान 370 इस सर्वे में
फेल होता क्यों दिखाई दे रहा है। बीजेपी ने जो आंकड़ा रखा है देश के सामने कि हम 370 सीटें जीतेंगे, वो 370 सीटों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है। हमने आपको पहले भी बताया था कि अगर बीजेपी को 370 सीटें जीतनी है तो उसे इस बार अपने वोट शेयर में कम से कम 5% की वृद्धि करनी होगी। अपना वोट शेयर कम से कम 5% बढ़ाना होगा। जैसे वर्ष 2014 में जब बीजेपी को लगभग 31% वोट मिले थे, तब देश में उसे लोकसभा की 282 सीटें मिली थी और नरेंद्र मोदी की सरकार बनी। इसके बाद अगले लोकसभा चुनाव में यानी 2019 में जब बीजेपी का वोट शेयर लगभग 6% बढ़ा और बीजेपी को 37.7% वोट मिले तो उसे 303 सीटें मिली। और इस बार अगर आप उसी क्रम को देखें तो देखिए, पहले 2014 में 31% वोट शेयर, 2019 में 37.7% वोट शेयर। अगर इस बार भी लगभग 5% की वृद्धि बीजेपी कर लेती तो फिर 370 सीटों तक जाना आसान था। और इस बार अगर उसे 370 सीटें जीतनी है तो बीजेपी को कम से कम 42 से 43% वोट शेयर की आवश्यकता होगी। लेकिन हमारे सर्वे के मुताबिक बीजेपी को इस बार 39.6% वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी पिछली बार के मुकाबले सिर्फ 2% की वृद्धि बीजेपी के वोट शेयर में इस बार हो रही है। और 2% का वोट शेयर जो है, ये वृद्धि इतनी नहीं है कि वो बीजेपी को 370 सीटें दिला सके। और इसीलिए बीजेपी का प्लान 370 इस सर्वे के हिसाब से अभी तो फेल होता हुआ दिख रहा है। तो बड़ी बात यह है, बीजेपी सत्ता में लौट रही है, बहुत आराम से लौट रही है, बहुत कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ लौट रही है। नरेंद्र मोदी को चिंता की बिल्कुल भी कोई आवश्यकता नहीं है। वो बहुत आराम से पूरी मेजॉरिटी के साथ वापस लौट रहे हैं अपने तीसरे टर्म के लिए। लेकिन 370 सीटों का जो तूफान लोग उम्मीद कर रहे थे, वो तूफान नहीं है। 400 पार का जो तूफान था एनडीए का, वो तूफान इस समय मिसिंग है। कम से कम आज की स्थिति यह है। आगे बदल जाए अगले कुछ हफ्तों में तो कह नहीं सकते। दूसरी तरफ हमारे सर्वे में कांग्रेस की सीटें बढ़ने का अनुमान है, लेकिन उसके वोट शेयर में इस बार थोड़ी कमी आ सकती है। यानी वोट शेयर कम हो रहा है लेकिन सीटें बढ़ जाएंगी। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इस बार कांग्रेस गठबंधन की वजह से कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 2019 में कांग्रेस पार्टी को 19.7% वोट मिले थे और हमारे सर्वे में उसे 2024 में 18.9% वोट मिलने का अनुमान है। लेकिन बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी इस बार 71 सीटें जीत सकती है, जो पहले के मुकाबले ज्यादा है। देखिए, पिछली बार 52 सीटें जीती थी कांग्रेस पार्टी ने और इस बार कांग्रेस 71 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। अब आप यह देखिए कि किन राज्यों में बीजेपी की सीटें कम हो सकती हैं और किन राज्यों में बीजेपी का स्ट्राइक रेट पिछली बार की तरह 100% रह सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोग यह भी जानना चाहते थे कि अगर 370 सीटें बीजेपी जीत रही है तो ये बाकी की जो 67 सीटें हैं ये कहां से आएंगी, किस राज्य से इतनी बड़ी संख्या सीटों की आने वाली है। तो अब देखिए, स्टेट वाइज आपका जो मैं ब्रेकअप में दे रहा हूं, उससे पहले आपको हम ये बता चुके हैं कि राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी जो है, मल्लिकार्जुन खड़गे की जो कांग्रेस पार्टी है, उसका प्रदर्शन इस बार ज्यादा अच्छा होने वाला है, बेहतर होने वाला है। तो अब राज्यों का ब्रेकअप देखिए। इनमें दिल्ली की 7 में से 7 सीटें बीजेपी को जाएंगी, उत्तराखंड की 5 में से 5, हिमाचल प्रदेश की 4 में से 4, गुजरात की 26 में से 26, राजस्थान की 25 में से 25, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा की 2 में से 2 और चंडीगढ़ और मणिपुर की 1-1 सीट पर बीजेपी पिछली बार की तरह इस बार भी जीत सकती है। और इन राज्यों में उसे 100% सीटें मिलने का अनुमान है। यानी पूरी की पूरी सफाई बीजेपी इन राज्यों में कर देगी, 100 में से 100 सीटें ले लेगी, 100% सक्सेस रेट। लेकिन मध्य प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना और कर्नाटक में बीजेपी की सीटें इस बार कम हो सकती हैं। मध्य प्रदेश में पिछली बार बीजेपी को 29 में से 28 लोकसभा सीटें मिली थी, लेकिन इस बार उसे 1 सीट का नुकसान होने का अनुमान है। तो मध्य प्रदेश में 28 से 27 पर जा रही है बीजेपी। इसी तरह पिछली बार बीजेपी को हरियाणा की सभी 10 में से 10 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार सर्वे में उसे 8 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। यानी पहले 10 थी, हरियाणा में बीजेपी 10 से 8 पर जा रही है। कर्नाटक में बीजेपी को इस बार 28 में से 24 सीटें मिल सकती हैं, जबकि पिछली बार उसे
26 सीटें मिली थी, इसलिए कर्नाटक में भी 2 सीटों का नुकसान। तो मध्य प्रदेश में 1 सीट का नुकसान, हरियाणा में 2 सीट का नुकसान, कर्नाटक में 2 सीट का नुकसान। तो इन 3 राज्यों में ही कम से कम 5 सीटों का नुकसान बीजेपी को हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना की 17 में से सिर्फ 3 सीटों पर बीजेपी जीत सकती है, जबकि पिछली बार तेलंगाना में बीजेपी 4 सीटें जीती थी, इसलिए तेलंगाना में भी 1 और सीट का नुकसान। तेलंगाना में इस समय कांग्रेस की सरकार है और इस सर्वे के मुताबिक कांग्रेस तेलंगाना में इस बार 10 सीटें जीत सकती है, जबकि पिछली बार उसे तेलंगाना में 3 सीटें ही मिली थीं। इसलिए आपके मन में यह बात जरूर आ रही होगी कि कांग्रेस की जो टैली बढ़ रही है, कांग्रेस जो ज्यादा सीटें इस बार जीत रही है, ये सीटें आ कहां से रही हैं? तो देखिए, कम से कम 7 सीटों का फायदा तो अकेले तेलंगाना से कांग्रेस को हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि कांग्रेस की 19 सीटें जो बढ़ रही हैं, उनमें से 7 सीटें अकेले एक राज्य तेलंगाना से आ सकती है, जबकि बीजेपी को तेलंगाना में 1 सीट का नुकसान हो सकता है। इसी सर्वे के मुताबिक दक्षिण भारत के बड़े राज्यों में इस बार भी बीजेपी का खाता नहीं खुल पाएगा। यह भी बीजेपी के लिए एक सेटबैक है, बीजेपी के लिए एक बुरी खबर है, क्योंकि बीजेपी ने इस बार दक्षिण भारत में बहुत मेहनत की थी। प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार दक्षिण भारत के दौरे पर गए हैं, अलग अलग राज्यों के। वहां उन्होंने अलग अलग मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना की है, लेकिन सीटों की वृद्धि नहीं हो रही। तमिलनाडु की 39, केरल की 20 और आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में से बीजेपी इस बार भी एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। और इससे यह पता चलता है कि विपक्षी दलों ने भारत को उत्तर और दक्षिण में बांटने की जो राजनीति की है, जो रणनीति अपनाई है कि उत्तर और दक्षिण भारत को बांट दो, उसके खिलाफ बीजेपी को कोई सफलता नहीं मिली है और विपक्षी दल उत्तर और दक्षिण भारत को बांटने में कामयाब हो गए हैं। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाले आंकड़े उत्तर प्रदेश से आए हैं, जहां बीजेपी राम मंदिर बनने के बाद इस बार 80 में से 80 लोकसभा सीटें जीतने का दावा कर रही है और सपना भी देख रही है। लेकिन एक चौंकाने वाली बात यह है कि हमारे सर्वे के मुताबिक बीजेपी को उत्तर प्रदेश में 80 में से 70 सीटें, अपना दल को 2 सीटें, समाजवादी पार्टी को 7 सीटें और कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का ब्रेकअप आपके सामने है। बीजेपी 80 में से 70, अपना दल 2, समाजवादी पार्टी 7, कांग्रेस 1। इसका मतलब समाजवादी पार्टी वहां पर ठीक ठाक रूप से बनी हुई है, यानी बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपने 2014 के रिकॉर्ड को भी नहीं तोड़ पाएगी। 2014 में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में 72 सीटें मिली थी 80 में से, और यह एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस बार उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद चुनाव होने वाले हैं और उम्मीद यह की जा रही थी कि इस बार बीजेपी ऑल टाइम बेस्ट परफॉर्मेंस उत्तर प्रदेश में देने वाली है राम मंदिर की वजह से। यहां पर एक और बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद उत्तर प्रदेश में उनकी सीटें कम नहीं हो रही बल्कि बढ़ रही हैं और अब उनकी पार्टी को 7 सीटें मिल सकती हैं, जबकि पिछली बार समाजवादी पार्टी को 5 सीटें ही मिली थीं। यानी प्राण प्रतिष्ठा में न जाने का नुकसान नहीं बल्कि फायदा हो रहा है अखिलेश यादव को। और प्राण प्रतिष्ठा का इतना भव्य कार्यक्रम, राम मंदिर, इतना भव्य राम मंदिर बनाने के बाद भी बीजेपी की जो टैली है वो जस के तस वहीं पर जम गई है, कोई फायदा नहीं हो रहा। अब आप ये देखिए कि क्या इस बार विपक्षी दलों को इंडिया गठबंधन का फायदा होगा। ये जो इंडिया नाम का गठबंधन बनाया विपक्षी दलों ने, क्या इसका फायदा हो रहा है? तो इसके आंकड़े भी बड़े दिलचस्प हैं और इन आंकड़ों से यह पता चलता है कि इस गठबंधन से विपक्ष को सिर्फ महाराष्ट्र और बिहार में लाभ होने वाला है और यह लाभ भी काफी मामूली फायदा है। और बाकी राज्यों में तो स्थिति यह है कि विपक्षी दल गठबंधन की वजह से बीजेपी को नुकसान पहुंचाने की बजाय एक दूसरे को ही ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। जैसे पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं, जिनमें से पिछली बार कांग्रेस को 8 सीटें मिली थीं, आम आदमी पार्टी को 1 सीट, बीजेपी को 2 और शिरोमणि अकाली दल को भी 2 सीटें पिछली बार मिली थीं। यह 2019 का आंकड़ा आप देख लीजिए। लेकिन आज अगर पंजाब में चुनाव होते हैं लोकसभा के,
तो बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होगा और वो पिछली बार की तरह 2 सीटें ही जीतने में कामयाब रहेगी। लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीटें बंट रही हैं और दोनों पार्टियों को 5-5 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। यानी आम आदमी पार्टी कांग्रेस की सीटें काट लेगी और इस इंडिया गठबंधन से पंजाब में कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है और कांग्रेस के हिस्से की जो सीटें हैं वो आम आदमी पार्टी ले जा रही है। तो आम आदमी पार्टी को 4 सीटों का फायदा हो रहा है पंजाब में, कांग्रेस को 3 सीटों का नुकसान हो रहा है, बीजेपी जहां थी वहीं पर है और अकाली दल जो है उसे 1 सीट का नुकसान हो रहा है। इसी तरह जम्मू कश्मीर में भी इस गठबंधन से बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होगा, यानी इंडिया गठबंधन से, और बीजेपी पिछली बार की तरह इस बार भी 3 सीटें जीत सकती है। लेकिन कांग्रेस को जम्मू कश्मीर में 1 सीट मिलने से फारूक अब्दुल्ला की पार्टी को नुकसान हो सकता है और जम्मू कश्मीर की तरह झारखंड में भी विपक्ष का इंडिया गठबंधन बीजेपी का नहीं बल्कि अपना खुद का नुकसान कर रहा है। झारखंड में पिछली बार की तरह इस बार भी बीजेपी को 14 में से 12 सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि बाकी की 2 सीटों पर इस बार हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा की जीत हो सकती है। यहां बड़ी बात यह है कि पिछली बार कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा को झारखंड में 1-1 लोकसभा सीट पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा की 1 सीट बढ़ रही है और कांग्रेस 0 पर आ सकती है। यानी वहां भी इंडिया गठबंधन बीजेपी को नहीं बल्कि खुद को ही नुकसान पहुंचा रहा है। और पश्चिम बंगाल भी देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की 1 सीट बढ़ सकती है और उसे वहां की 42 में से 19 सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि ममता बनर्जी की पार्टी को टीएमसी को 22 सीटों पर जीत मिल सकती है और कांग्रेस को भी वहां पर 1 सीट मिलने का अनुमान है। पिछली बार कांग्रेस को 2 सीट मिली थी, बीजेपी को 18 मिली थी, जबकि टीएमसी ने पिछली बार भी 22 सीटें ही जीती थी और लेफ्ट पार्टियों का पश्चिम बंगाल में खाता नहीं खुला था, 1 भी सीट वामपंथी दलों को नहीं मिली थी। लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी कांग्रेस से 1 सीट छीन सकती है और पश्चिम बंगाल के नतीजों से भी यह पता चलेगा कि जिस राज्य में 34 वर्षों तक सीपीएम की सरकार रही और 2011 तक सीपीएम वहां सत्ता में थी, वो आज सिर्फ 12-13 वर्षों के अंदर ही पश्चिम बंगाल से अब पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। 1 भी सीट सीपीएम को पश्चिम बंगाल में नहीं मिल रही है। तो देखिए, पश्चिम बंगाल में बीजेपी 19 सीटें, 1 सीट का फायदा, कांग्रेस 1 सीट जीत रही है, उसे 1 सीट का नुकसान हो रहा है और टीएमसी 22 सीटें जीत रही है और वो उतनी ही सीटें जीत रही है जितनी पिछली बार जीती थी। पूरे देश में केवल 2 राज्य ऐसे हैं जहां इंडिया गठबंधन का थोड़ा बहुत असर दिख रहा है और ये 2 राज्य हैं महाराष्ट्र और बिहार। बड़ी दिलचस्प स्थिति है दोनों ही राज्यों में और आपको भी काफी दिलचस्प ये स्थिति लगेगी। महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल मिलाकर 48 सीटें हैं, बड़ा राज्य है महाराष्ट्र, और इन 48 में से 26 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं और 22 सीटें एनडीए को मिल सकती हैं। तो महाराष्ट्र की सबसे बड़ी बात देखिए ये है, महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां पर इंडिया गठबंधन एनडीए को हरा रहा है, इंडिया गठबंधन की ज्यादा सीटें हैं और एनडीए की कम है। इससे भी बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र में पिछली बार कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार उसे 12 सीट मिल सकती है और महाराष्ट्र और तेलंगाना ये 2 राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस 19 अतिरिक्त सीटें जीत सकती है और इसीलिए देश में कांग्रेस की कुल सीटें 52 से बढ़कर 71 पर पहुंचने का अनुमान है और ये जो एक्स्ट्रा सीटें कांग्रेस की आ रही हैं ये तेलंगाना से आ रही हैं और महाराष्ट्र से आ रही हैं। और एक और चौंकाने वाला आंकड़ा यह है कि भले ही अजीत पवार को असली एनसीपी मिल गई और एकनाथ शिंदे को असली शिवसेना मिल गई हो, लेकिन इन पार्टियों को उद्धव ठाकरे और शरद पवार की नई पार्टियों से ज्यादा सीटें नहीं मिल रही हैं। बड़ी दिलचस्प बात है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। उद्धव ठाकरे और शरद पवार की जो पार्टियां हैं, जिन्हें आप कहेंगे कि ये नई पार्टियां हैं क्योंकि उद्धव ठाकरे के हाथ से शिवसेना निकल गई और शरद पवार के हाथ से उनकी अपनी पार्टी एनसीपी निकल गई, लेकिन उसके बाद उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी को कुल मिलाकर 14 सीटें महाराष्ट्र में मिल सकती हैं, जबकि अजीत पवार की असली एनसीपी और एकनाथ शिंदे की असली शिवसेना को सिर्फ 6 सीटों पर ही जीत मिल सकती है। और इससे आप यह समझ सकते हैं कि राजनीति में किसी भी पार्टी की पहचान उसके नेता से होती है, नाम और चुनाव चिन्ह से नहीं। और वो नेता जहां होता है वहीं उसके पारंपरिक वोटर्स उसे ढूंढते हुए
आ जाते हैं और उसका साथ देते हैं। और इस बात को आप एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। छोटा सा उदाहरण आज आपको देता हूं। आपने देखा होगा कि जब कोई दुकान किसी इलाके से, जब कोई पुरानी और मशहूर दुकान किसी इलाके से शिफ्ट होकर किसी दूसरी जगह पर चली जाती है, तो उस दुकान से सामान खरीदने वाले उसके पुराने पक्के ईमानदार ग्राहक अपने आप नए पते पर पहुंच जाते हैं। और राजनीति में भी यह देखकर, महाराष्ट्र को देखकर ऐसा ही लगता है। भले किसी नेता से उसकी पार्टी छिन जाए, चुनाव चिन्ह छिन जाए, लेकिन अगर वो नेता अपने वोटर्स से जुड़ा हुआ है तो वो वोटर्स अपने आप उस नेता के पास पहुंच जाएंगे, अपने आप उस नेता की नई पार्टी के पास पहुंच जाएंगे, नए चुनाव चिन्ह के पास पहुंच जाएंगे। और महाराष्ट्र में यही होता दिख रहा है। हमारे सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र में इस बार बीजेपी की सीटें कम हो सकती हैं और यह बहुत ही चिंताजनक बात है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि एकनाथ शिंदे को जो शिवसेना मिली उसका बीजेपी को कोई फायदा नहीं हो रहा। और जो एनसीपी टूटी, शरद पवार के हाथ से एनसीपी चली गई अजीत पवार के हाथ में, उसका भी बीजेपी को कोई फायदा नहीं हो रहा। 2019 में बीजेपी ने महाराष्ट्र में 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसे 25 में से 23 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार अनुमान है कि वो सिर्फ 16 सीटें जीत पाएगी और उसकी 7 सीटें महाराष्ट्र में कम हो जाएंगी। एक ही राज्य में 7 सीटें कम हो गई और महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन इस बार एनडीए को हरा देगा। तो महाराष्ट्र की स्थिति इस समय आप देख लीजिए, ये बहुत ही दिलचस्प स्थिति है। और देखने वाली बात यह है कि सर्वे में जो दिखाई दे रहा है महाराष्ट्र में, तो देख लीजिए आप, महाराष्ट्र में बीजेपी को 22, कांग्रेस को 12, शिवसेना जो है उद्धव ठाकरे की और एनसीपी जो शरद पवार की एनसीपी है, वो दोनों मिलकर 14 सीटें जीत रही। और महाराष्ट्र की तरह ही बिहार में भी इंडिया गठबंधन की सीटें इस बार बढ़ सकती हैं। कैसे बढ़ सकती हैं अब मैं आपको दिखाता हूं। बिहार में पिछली बार एनडीए को 40 में से 39 सीटें मिली थी, जबकि विपक्षी दल सिर्फ 1 सीट जीत पाए थे और ये 1 सीट भी कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। 2019 के नतीजे बिहार के देख लीजिए। बीजेपी 17, उनका जो गठबंधन था जेडीयू के साथ था, जेडीयू ने 16 सीटें जीती। रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी ने 6 सीटें जीती थी, चिराग पासवान की पार्टी ने, और कांग्रेस ने 1 सीट जीती थी। यह ब्रेकअप है 2019 का। लेकिन आज अगर बिहार में लोकसभा का चुनाव होता है इस समय, तो विपक्ष के इंडिया गठबंधन को 7 सीटों का फायदा हो सकता है और उसे 8 सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि एनडीए को सिर्फ 32 सीटों पर ही जीत मिलने का अनुमान है, जिनमें बीजेपी का प्रदर्शन तो पिछली बार जैसा ही रहेगा और उसे 17 ही सीटें मिलने वाली हैं। पिछली बार भी 17 जीती थी, इस बार भी बीजेपी 17 ही जीत रही है। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को और लोक जनशक्ति पार्टी को इस बार 15 सीटें ही मिलने का अनुमान है। और इससे यह पता चलता है कि नीतीश कुमार के यू टर्न से उनकी पार्टी को तो फायदा होगा, लेकिन बीजेपी को इसका नुकसान ही नुकसान है। असल में नीतीश कुमार जानते थे कि अगर वो इंडिया गठबंधन में रहे तो उनकी पार्टी शायद 2-3 सीटें भी जीत नहीं पाएंगी, और इसीलिए उन्होंने बीजेपी का रुख किया। और अब इस सर्वे में उनकी पार्टी 8 से 9 सीटें जीतती हुई दिख रही है। लेकिन बीजेपी को नीतीश कुमार के साथ फिर से गठबंधन करने में कोई फायदा नहीं हो रहा और एनडीए की सीटें बिहार में इसी वजह से कम हो रही हैं। इसके अलावा आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव ने राम मंदिर का विरोध करते हुए उस समय लोगों से पूछा था कि वो बीमार होने पर अस्पताल जाएंगे या मंदिर जाएंगे, और तब बहुत सारे लोगों ने कहा था कि तेजस्वी यादव ने राम मंदिर को लेकर ये बातें कहकर हिंदू धर्म का अपमान किया है और भगवान श्री राम का भी अपमान किया है, और इससे उनकी पार्टी को चुनावों में बड़ा नुकसान होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे सर्वे में आरजेडी को भी बिहार में 5 से ज्यादा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है, जबकि पिछले चुनाव में उसे बिहार में एक भी सीट नहीं मिली थी। इससे यह पता चलता है कि भगवान श्री राम का अपमान करने वालों को टेलीविजन पर रियलिटी शोज में भी वोट मिल रहे हैं, रियलिटी शोज में भी वो लोग जीत रहे हैं जिन्होंने भगवान श्री राम का अपमान किया था, और लोकसभा चुनाव में भी वो नेता और वो पार्टियां जीत रही हैं जिन्होंने भगवान श्री राम का अपमान किया है, जिन्होंने राम मंदिर का बहिष्कार किया है और जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का बहिष्कार किया है। ये कड़वी सच्चाई है जो आज भारत के लोगों के सामने है। अब आप ये देखिए कि अगर आज चुनाव हुए
तो लगभग 55% लोग नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री चुनेंगे, जबकि सिर्फ 13.8% लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के लिए अपना फेवरेट उम्मीदवार मानते हैं। तो अब हम सीटों के बाद इस पर आते हैं कि जनता क्या सोचती है, जनता का मिजाज क्या है और जनता का मूड क्या है। अब जैसे प्रधानमंत्री पद के लिए जनता की चॉइस क्या है, अगर चॉइस हो मोदी और राहुल गांधी के बीच में, तो लगभग 55% लोग कहते हैं हमारी पहली पसंद मोदी है और राहुल गांधी को सिर्फ 13.8% लोगों ने चुना। इससे आप समझ सकते हैं कि 10 वर्ष सत्ता में रहने के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लोगों में कोई नाराजगी नहीं है और उनके खिलाफ भारत में अब भी कोई एंटी इनकम्बेंसी वेव नहीं है, बल्कि उन्होंने अभी तक के सारे जो चुनावी गणित हैं उन्हें झुटलाते हुए अब भी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कोई लहर नहीं है, बल्कि प्रो इनकम्बेंसी की लहर उनके पक्ष में चल रही है। और नरेंद्र मोदी आज भी प्रधानमंत्री पद के लिए देश के लोगों की पहली पसंद हैं और वो देश के लोगों के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि देश के सबसे ज्यादा 43.7% लोग प्रधानमंत्री मोदी को अब तक का, भारत के इतिहास में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री मानते हैं, जबकि 15.4% लोग अटल बिहारी वाजपेयी को, 14.3% लोग इंदिरा गांधी को, 10.8% लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह को और सिर्फ 5.7% लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत का अब तक का सबसे सफल प्रधानमंत्री मानते हैं। तो देखिए, बाकी प्रधानमंत्रियों, पूर्व प्रधानमंत्रियों की तुलना में प्रधानमंत्री मोदी कितने आगे हैं। 43.7% लोग उन्हें भारत का आज तक का सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री मानते हैं। इसी सर्वे में हमने लोगों से पूछा कि बीजेपी में प्रधानमंत्री मोदी का सबसे सही उत्तराधिकारी कौन हो सकता है, यानी प्रधानमंत्री मोदी के बाद और कौन हो सकता है, सबसे लोकप्रिय नेता उनके बाद कौन है। इस सवाल पर 28.8% लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद अमित शाह को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए, यानी अगला प्रधानमंत्री जब भी कभी ऐसा मौका आता है प्रधानमंत्री मोदी के बाद जब कोई दूसरा प्रधानमंत्री बनेगा तो वो कौन होना चाहिए, तो सबसे ज्यादा लोग अमित शाह को अपने अगले प्रधानमंत्री के तौर पर देखते हैं। 28.8% लोगों ने उन्हें अपनी चॉइस माना है। और उसके बाद नंबर आता है योगी आदित्यनाथ का। 24.7% लोगों ने कहा कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री मोदी के सबसे सही उत्तराधिकारी हो सकते हैं और 16.1% लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद नितिन गडकरी को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी 73 वर्ष के हैं, नितिन गडकरी 66 वर्ष के हैं, अमित शाह 59 वर्ष के हैं, जबकि योगी आदित्यनाथ इन नेताओं में उम्र में सबसे छोटे हैं और उनकी उम्र सिर्फ 51 वर्ष है। तो अगर आप देखेंगे तो अभी योगी आदित्यनाथ के पास तो बहुत ही समय पड़ा है क्योंकि वो सिर्फ 51 वर्ष के हैं और अमित शाह के पास भी बहुत समय है क्योंकि अभी वो सिर्फ 59 वर्ष के हैं। उनके पास भी ये लंबी राजनीति करने का बहुत समय है। इस सर्वे में हमने लोगों से यह भी पूछा कि उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का कामकाज कैसा लगा और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि देश के 72% लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज को बहुत अच्छा और एवरेज की श्रेणी में रखा है, जबकि सिर्फ 23.5% लोगों ने ही उनके कामकाज को खराब बताया है। और इससे यह पता चलता है कि देश के अधिकांश लोग प्रधानमंत्री मोदी के काम से खुश हैं और ये लोग राम मंदिर से बड़ी उपलब्धि कोविड को मानते हैं। तो देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि देश में 41.8% लोग ये कहें कि बहुत अच्छा काम है, 18.7% कहें कि अच्छा काम है और 11.7% कहें कि औसत काम है। खराब काम कहने वालों की संख्या बहुत ही कम है। इस सर्वे में 20% लोगों ने यह कहा कि मोदी सरकार ने जिस तरह से कोविड की महामारी में देश का नेतृत्व किया और देश को संभाला, वो उनकी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। तो उपलब्धियों में लोग कहते हैं सबसे ज्यादा बड़ी उपलब्धि है कोविड-19 का मैनेजमेंट। दूसरे नंबर पर 16.9% लोग अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं। 14.3% लोग भ्रष्टाचार मुक्त सरकार को उपलब्धि मानते हैं। 10.8% लोग जम्मू कश्मीर से
अनुच्छेद 370 हटाने को और 5.3% लोग विकास कार्यों को मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं। यह उसका ब्रेकअप है। हालांकि इन्हीं लोगों से जब हमने यह पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी को उनके किस काम के लिए आप सबसे ज्यादा याद रखेंगे, तो सबसे ज्यादा 42% लोगों ने कहा कि राम मंदिर के निर्माण के लिए भारत के लोग प्रधानमंत्री मोदी को कभी भूलेंगे नहीं। सबसे ज्यादा उन्हें राम मंदिर के लिए याद किया जाएगा। दूसरे नंबर पर 19.1% लोगों ने कहा कि दुनिया में भारत की मजबूत छवि के लिए प्रधानमंत्री मोदी को हमेशा याद रखा जाएगा। 12.1% लोगों ने अनुच्छेद 370, 8.9% लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान पर, 6.3% लोगों ने नोटबंदी, 6.2% लोगों ने कोविड मैनेजमेंट और 5.4% लोगों ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए प्रधानमंत्री मोदी को याद रखा जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस सर्वे में 68.7% लोगों ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण भारत में हिंदुओं के उत्थान का प्रतीक बन सकता है। यानी जिस देश में, अब देखिए मैं थोड़ा सा आपको और इसका दूसरा विश्लेषण दे रहा हूं, जिस देश में 80% हिंदू रहते हैं, उस देश में सिर्फ 68% लोग ही राम मंदिर को हिंदुओं के उत्थान का प्रतीक मान रहे हैं। यह भी एक नई सच्चाई आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। हमारे देश में 80% हिंदू रहते हैं, लेकिन राम मंदिर को हिंदुओं के उत्थान का प्रतीक सिर्फ 68.7% लोग मानते हैं। इस सर्वे में बीजेपी और मोदी सरकार के लिए कुछ बुरी खबरें भी छिपी हुई हैं। जैसे 23.7% लोग महंगाई को, 17.7% लोग बेरोजगारी को और 13% लोग कोविड के मैनेजमेंट को सरकार की सबसे बड़ी विफलता मानते हैं। तो जिस तरह से हमने लोगों से पूछा कि इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, वैसे ही हमने लोगों से यह भी पूछा कि सरकार की सबसे बड़ी असफलता क्या है। और देखिए, सबसे बड़ी असफलता में लोगों ने क्या कहा? सबसे बड़ी असफलता है महंगाई, दूसरे नंबर पर है बेरोजगारी और तीसरे नंबर पर है कोविड का मैनेजमेंट। इसके अलावा 25.9% लोग बेरोजगारी को, 19.3% लोग महंगाई को, 7.4% लोग गरीबी को, 5.2% लोग किसानों की समस्या को और 4.8% लोग भ्रष्टाचार को मोदी सरकार में देश के लिए सबसे बड़ी समस्या मानते हैं। तो इन सारी चीजों में जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि महंगाई लोगों की दुखती रग है। ये हर सवाल के जवाब में आ रहा है और ये सर्वे में भी साफ साफ आ रहा है। महंगाई लोगों की दुखती रग है, बेरोजगारी लोगों की दुखती रग है। ये दोनों चीजें रिफ्लेक्ट हो रही है। बड़ी बात यह है कि जब देश में भ्रष्टाचार के मामलों में ईडी और सीबीआई की तरफ से विपक्षी नेताओं के खिलाफ इतनी जबरदस्त कार्रवाई की जा रही है, तब सबसे ज्यादा 46.9% लोग ये मानते हैं कि मोदी सरकार भ्रष्टाचार रोकने में विफल रही है और 40.2% लोग मानते हैं कि मोदी सरकार भ्रष्टाचार रोकने में सफल रही है। तो देखिए, बड़ा सवाल जब जनता के बीच में जाकर पूछा जाता है, जमीन पर जाकर, कि क्या मोदी सरकार भ्रष्टाचार को रोकने में कामयाब रही है या नहीं रही है, तो उसमें एक स्प्लिट वर्डिक्ट है। यानी उसमें आप समझ लीजिए कि बराबर बराबर का जो है मतभेद है लोगों में। 46.2% लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार रोकने में कामयाब रहे हैं मोदी जी, लेकिन उससे ज्यादा 46.9% लोग यह मानते हैं कि भ्रष्टाचार रोकने में कामयाब नहीं रहे हैं और यह स्प्लिट वर्डिक्ट है। इसका मतलब एक राय नहीं है इस पर। हालांकि 54.8% लोग मानते हैं कि इन चुनौतियों के बावजूद विपक्ष का इंडिया गठबंधन प्रधानमंत्री मोदी को लोकसभा के चुनाव में हरा नहीं पाएगा। यानी देश की जनता का यह भी मानना है कि इंडिया गठबंधन का इस लोकसभा चुनाव में कोई चांस नहीं है, वो नहीं हरा पाएंगे मोदी को। लेकिन इनमें से 21.3% लोगों का कहना है कि अगर राहुल गांधी विपक्षी दलों के गठबंधन का नेतृत्व करते हैं तो इससे विपक्ष को थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है। यानी विपक्ष का नेतृत्व किस नेता को करना चाहिए, उसमें भारत के लोगों की पहली पसंद है राहुल गांधी, दूसरी पसंद है अरविंद केजरीवाल। 17.4% लोग अरविंद केजरीवाल को चाहते हैं कि वो लीड करे। तीसरी पसंद है ममता बनर्जी। 16.5% लोग चाहते हैं कि ममता बनर्जी विपक्ष को का नेतृत्व करें। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे को सिर्फ 6.5% लोग चाहते हैं और अखिलेश यादव को 4.2%। अब देखिए खास बात,
कांग्रेस पार्टी ने इंडिया गठबंधन के बैठक में कहा कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना चाहते हैं और उन्हीं को लीड करना चाहिए क्योंकि वो एक दलित है। लेकिन जब देश की जनता से पूछा तो मल्लिकार्जुन खड़गे को कोई समर्थन नहीं मिला और मुश्किल से 6.5% लोग मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में विश्वास रखते हैं। सबसे ज्यादा लोग चाहते हैं राहुल गांधी को 21.3% वोट के साथ। तो आप ये कह सकते हैं कि विपक्षी नेताओं में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं राहुल गांधी, दूसरे नंबर पर हैं अरविंद केजरीवाल और तीसरे नंबर पर हैं ममता बनर्जी। ये टॉप 3 सबसे लोकप्रिय विपक्ष के नेता हैं। यहां बड़ी बात यह है कि विपक्ष के जो नेता दलित होने की वजह से मल्लिकार्जुन खड़गे को विपक्ष के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना चाहते थे, उन्हें सिर्फ 6.5% लोग ही विपक्ष गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए सही नेता मानते हैं, यानी उनका जन समर्थन ना के बराबर है। इस सर्वे में हमने लोगों से यह भी पूछा कि वो विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी के प्रदर्शन को कैसा मानते हैं। तो देखिए, पहला सवाल तो यह था कि लोकप्रिय कौन है, लेकिन राहुल गांधी का प्रदर्शन कैसा रहा विपक्ष के नेता के तौर पर, यह सवाल पूछा। आपको यकीन नहीं होगा, सबसे ज्यादा 34.8% लोगों ने राहुल गांधी के प्रदर्शन को खराब बताया है, जबकि 23% लोगों ने उनके प्रदर्शन को बहुत अच्छा बताया। यानी ज्यादा लोग ये मानते हैं कि उनका प्रदर्शन खराब रहा है एक विपक्षी नेता के तौर पर। इससे भी बड़ी बात यह है कि लगभग 50% लोगों का कहना है कि वो जब वोट देने के लिए जाएंगे तब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उनके लिए कोई मुद्दा नहीं होगा और वो राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा के बारे में सोचेंगे भी नहीं। ये उनके मन में कोई फैक्टर ही नहीं है चुनाव में वोट देते समय। 50% लोग ऐसा कह रहे हैं। यानी राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करके ये जो इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं, इतना सारा समय लगा रहे हैं, उसे अधिकांश लोग बेकार मानते हैं। तो राहुल गांधी बेकार ही इतनी मेहनत कर रहे हैं। और लगभग 42% लोग ये कहते हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से राहुल गांधी की छवि में कोई सुधार नहीं होगा, उनकी छवि जैसी थी वैसी ही रहेगी। तो राहुल गांधी अगर देख रहे हैं तो उन्हें इस सर्वे में जो खास बातें उनके बारे में निकल कर आई हैं वो ध्यान से देखनी चाहिए और ये सोचना चाहिए कि देश के लोग उन्हें कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं और देश के लोगों की ये राय जानने के बाद वो चाहें तो अपनी रणनीति में कुछ बदलाव कर सकते हैं, इससे कुछ सीख सकते हैं। अब आप ये देखिए कि हमारे देश के लोग किस मुख्यमंत्री को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, यानी सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री कौन है। सबसे ज्यादा 46.3% लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सबसे अच्छा मुख्यमंत्री मानते हैं। यानी पूरे देश में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, 46.3% लोग। 19.6% लोग अरविंद केजरीवाल को सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री मानते हैं। 8.4% लोग ममता बनर्जी को, 5.5% लोग एमके स्टालिन को, 2.5% लोग नवीन पटनायक को और 0.5% लोग उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सबसे अच्छा मुख्यमंत्री मानते हैं। हालांकि ये नेता अपने राज्यों में कितने लोकप्रिय हैं वो भी आपको दिखाते हैं आज। तो ये तो पूरे भारतवर्ष के लोग क्या सोचते हैं इनके बारे में, ये वोट वो है। अब हमने ये देखा कि इन मुख्यमंत्रियों के राज्यों में इनकी जनता इनके बारे में क्या कहती है। सबसे ज्यादा नवीन पटनायक अपने राज्य उड़ीसा में लोकप्रिय हैं, जिन्हें उड़ीसा के 52.7% लोग पसंद करते हैं और इसीलिए नवीन पटनायक को कोई वहां हरा नहीं सकता। लगातार एक के बाद एक लगातार वो इतने वर्षों तक, दशकों तक सरकार में बने हुए हैं। ये बताता है कि अपने राज्य में उनका जो पॉपुलैरिटी चार्ट है वो जबरदस्त है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के 51.3% लोग योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के रूप में पहली पसंद मानते हैं, पसंद करते हैं। तो योगी आदित्यनाथ भी उत्तर प्रदेश में बहुत लोकप्रिय है। हेमंत बिस्व शर्मा को असम के 48.6%, पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड के 40.1% और अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के सिर्फ 36.5% लोग अच्छा मुख्यमंत्री मानते हैं। और इसमें क्या नई बात छिपी हुई है देखिए। इससे आप ये समझ सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल जिस दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वहां के ज्यादातर लोग उनके काम से खुश नहीं हैं और इसी तरह ममता बनर्जी को उनके राज्य के सिर्फ 32.8% लोग ही पसंद करते हैं। तो बड़ी बात यहां पर यह है, अरविंद केजरीवाल जब पूरे देश में सर्वे होता है तो उनकी लोकप्रियता बहुत ऊपर आती है। ममता बनर्जी जब पूरे देश में सर्वे होता है तो बड़ी लोकप्रिय मानी जाती है, लेकिन जब उनके अपने राज्य में सर्वे होता है तो अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता बहुत नीचे आती है। इसी तरह जब पश्चिम बंगाल में सर्वे होता है तो
तो ममता बनर्जी की भी लोकप्रियता राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता से बहुत नीचे आती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जिस तरह अरविंद केजरीवाल ने प्रचार के अलग अलग माध्यम अपनाए हैं, लगातार अखबारों में उनके विज्ञापन आते हैं, टेलीविजन पर वो छाए रहते हैं और पूरे देश के लोग उन्हें देखते हैं, तो देश में तो उनकी लोकप्रियता बढ़ जाती है। रिकॉल वैल्यू उनकी पूरे देश में एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर बढ़ गई है, लेकिन अपने ही राज्य में उनकी जो लोकप्रियता है वो कम है। इस सर्वे में हमने देश के बड़े मुद्दों पर भी लोगों से उनकी राय जानी है। अब देखिए देश के बड़े मुद्दे कौन कौन से हैं, मतलब जो नए मुद्दे आ रहे हैं उन पर लोग क्या कहते हैं। जैसे देश के लगभग 66% लोग एक देश एक चुनाव का समर्थन करते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में जो बात होती है, 66% लोग कह रहे हैं कि यह सही है, एक देश में एक ही चुनाव होना चाहिए। 59.2% लोग चाहते हैं कि हमारे देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। इसका मतलब राहुल गांधी ने जो नब्ज पकड़ी है वो सही पकड़ी है, क्योंकि लगभग 60% लोग ये कह रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। 61.3% लोग मानते हैं कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो नए चेहरों को मुख्यमंत्री बनाया है ये उन्होंने बिल्कुल सही काम किया है। देश के लोग उसे अपना पूरा समर्थन दे रहे हैं। 40% लोग मानते हैं कि राजनीति में महिलाओं को आरक्षण मिलने से देश में महिलाओं का सशक्तिकरण होगा और प्रधानमंत्री मोदी ने महिला आरक्षण पर कानून बनाकर बहुत अच्छा काम किया है और यह महिलाओं के प्रति उनका कमिटमेंट दिखाता है। 62.8% लोगों ने कहा कि हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। 46.7% लोगों ने माना कि वो राजनीतिक और धार्मिक मुद्दों पर अपनी राय खुलकर रख पाते हैं और इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में अभिव्यक्ति की आजादी को खतरे में बताने का असली सच क्या है। लगभग 46.7% लोग ये कहते हैं कि उन्हें धार्मिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय रखने में कोई समस्या नहीं आती, वो खुलकर अपनी राय रखते हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। सबसे ज्यादा 43.6% लोग भारत के ये मानते हैं कि मोदी सरकार में सांप्रदायिक सद्भाव में सुधार हुआ है, यानी मोदी सरकार के दौरान सभी धर्मों के लोगों के बीच भाईचारा बढ़ा है, जबकि हमारे देश में राजनीति ऐसे होती है जैसे भारत में सामाजिक भाईचारा धार्मिक रूप से समाप्त हो चुका है। और बार बार आपने देखा होगा ये कहा जाता है कि संविधान खतरे में है, अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में आ गई है, आजादी खतरे में आ गई है, लोगों को आजादी चाहिए। और यह भी कहा जाता है कि हमारे देश में जो अल्पसंख्यक हैं वो भी लगातार खतरे में है। लेकिन जब लोगों से राय जानी तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। अब यह बात भी आपको और ध्यान से सुननी चाहिए कि 45% लोग ऐसा मानते हैं कि मुस्लिम पुरुष लव जिहाद के मकसद से हिंदू महिलाओं से शादी कर रहे हैं। यह बड़ा संवेदनशील सवाल हमने देश के लोगों से पूछा और यह सवाल था लव जिहाद के बारे में। लव जिहाद के बारे में हमारे देश के लोग क्या सोचते हैं? सवाल क्या है कि क्या वाकई हिंदू महिला से शादी करने के पीछे मुस्लिम पुरुष की लव जिहाद की सोच है? और 45% लोगों ने कहा कि वाकई लव जिहाद वाली सोच है, लेकिन साथ ही 40% लोगों ने यह भी कहा कि वो ऐसा नहीं मानते। यानी इसमें भी एक स्प्लिट वर्डिक्ट है। आप ये नहीं कह सकते सीधे सीधे कि सारे देश की राय एक ही है। इसमें भी आप लगभग बराबर 5% का फर्क है, लेकिन ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि लव जिहाद में सच्चाई है। 43.1% लोग कहते हैं कि महिलाओं के लिए भारत अब सुरक्षित हुआ है और 41.6% लोग अब भी ये मानते हैं कि महिलाओं के लिए भारत सुरक्षित नहीं है। यानी इस मामले में भी लोगों के बीच एक टाई रहा है, यानी इसमें भी आप कह नहीं सकते लोगों की राय बटी हुई है। तो ये देश का सबसे बड़ा सर्वे हमने आज आपके लिए किया है, जिसमें देश का मूड, देश के लोगों का मिजाज हमने जानने की कोशिश की है और यह जानने की कोशिश की है कि अगर आज के दिन हमारे देश में चुनाव हो जाएं तो क्या होगा और क्या नतीजा है। ये 1 घंटे में हमने आपके सामने सब कुछ स्पष्ट किया है। लेकिन जाते जाते मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा कि जो इस सर्वे की जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत आराम से वापस सत्ता में लौट रहे हैं। 304 सीटें बीजेपी जीत रही है और सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा यह है कि 52.6% लोग चाहते हैं कि केंद्र और राज्य सरकारों को उनके लिए और ज्यादा फ्रीबीज वाली स्कीम लानी चाहिए। यानी फ्रीबीज पे भी हमने लोगों से सवाल किया कि ये फ्रीबीज होनी चाहिए या नहीं, यानी
रेवड़ी कल्चर पर लोगों की क्या राय है। तो देखिए, ये भी हमारे देश का एक जो मूड है वो आपको पता चलेगा। 52.6% लोग ये चाहते हैं कि सरकारों को मुफ्त की स्कीम ना सिर्फ जारी रखनी चाहिए बल्कि और ज्यादा मुफ्त वाली स्कीम लानी चाहिए। यानी ज्यादातर लोग रेवड़ी कल्चर के पक्ष में हैं, ज्यादातर लोग फ्री बीज के पक्ष में हैं। तो आखिर में हम आपसे बस यही कहेंगे कि बीजेपी वापस आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी वापस अपने तीसरे टर्म के लिए आ रहे हैं, लेकिन 370 नहीं 304 सीटों के साथ बीजेपी आ रही है और इसी प्रकार से 335 सीटों के आसपास एनडीए जीत रही है। जो हो सकता है एक दो अगर और गठबंधन में एक दो पार्टियां आ जाती हैं तो 350 तक भी ये टैली जा सकती है, लेकिन 400 के पार नहीं जा रहे हैं। ये आज की स्थिति है, अगले कुछ हफ्तों में बदल जाए तो कह नहीं सकते। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और इंसान कितना भी अमीर क्यों ना बन जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। नमस्कार।